हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे बचे आप सब। तो चलिए नए वीडियो लेक्चर के साथ हम फिर से आ गए हैं रिवीजन सीरीज में और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलिए आज इस वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर में हम लगभग 1 घंटे का वीडियो लेक्चर होने वाला है। तो बने रहे आप मेरे साथ। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पूरी तरह से आज रिवाइज करने वाले हैं। सो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जनरली क्या है, हमारे पास ना इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जब उनको हम पानी में डिजोल्व करते हैं और उसमें से करंट पास करते हैं तो उस करंट के कारण जो इफेक्ट जनरेट होता है, जो उसके बारे में स्टडी करता है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये हमारे काम का है नहीं यहाँ पर। तो कितने तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हमारे पास 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बच्चे। एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब जिनका जो अल्फा है वो कितना होता है 1। तो इसमें कौन कौन आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड आते हैं और क्या आते हैं बच्चे, स्ट्रॉन्ग बेस आते हैं हमारे पास और सोल्ट वगैरह आते हैं। ये होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब जो पानी में जाएंगे पूरी तरह टूट जाएंगे। फिर आता है हमारे पास बच्चे कौन से इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो थोड़े बहुत टूटेंगे, उनका जो अल्फा है बहुत कम होता है 1 के कंपैरेटिवली, अल्फा बहुत छोटा होता है 1 से। जैसे हमारे पास वीक एसिड है, एसिटिक एसिड है बच्चे हमारे पास, वीक बेस है NH4OH है, तो ये आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। ठीक है, तो हम धीरे धीरे अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं अगले पॉइंट के ऊपर। हमारे पास सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आता है बच्चे हमारे पास फैराडेज लॉज। कौन से लॉज, फैराडेज लॉज। ठीक है, अब फैराडे के ना 2 नियम है, हम पढ़ रहे हैं शुरू में फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लेट्स सी क्या है। अब आप बड़े ध्यान से समझो बच्चे। मान लीजिए ये कोई कैथोड है और इस कैथोड के ऊपर यहां पर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर है ए पॉजिटिव चार्ज, कोई कैटायन। बड़े ध्यान से समझो। अब ये कैटायन इस कैथोड के ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो देखो ये कैटायन इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएगा और उस एक इलेक्ट्रॉन को लेकर ए बना लेगा। पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया तो ये डिपॉजिट हो गया है। अब आप लोग मेरे को ये बताओ, इस इलेक्ट्रोड पे कितने कैटायन जाएंगे। क्या ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1 कैटायन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 कैटायन जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे 3 कैटायन जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन पे क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, चार्ज। कौन सा, नेगेटिव। तो बड़े ध्यान से समझो, क्या मैं बोल सकता हूं इस इलेक्ट्रोड पे इस ए का कितना मास डिपॉजिट होगा, चिपकेगा कितना मास, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहां पर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो W यानी कि जो मास चिपकेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहां पर जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसके Q के। क्लियर है। तो W इक्वल टू आ गया Z, वो कॉन्स्टेंट लाएंगे हम लोग, तो ZQ। ये है फैराडे का पहला नियम। तो क्या कहता है फैराडे का पहला नियम, द अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास्ड थ्रू दैट इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, उस चार्ज पे डिपेंड करता है। अब हमें पता है Q किसके इक्वल होता है बच्चे, IT, दैट इज करंट इनटू में टाइम। तो W किसके इक्वल आ गया बच्चे हमारे पास, Z इंटू आई इंटू में T। यह है फैराडे का पहला नियम। कौन सा नियम है फैराडे का पहला नियम। क्लियर है भाई, फैराडे का पहला नियम आप लोगों को। ठीक है, न्यूमेरिकल आएगा भाई फैराडे के पहले नियम में से, आप चाहे किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट हो जाता है फैराडे का पहला नियम। अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, बताओ इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए डिपॉजिट होने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो आ गया कैल्शियम। बताओ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन, तभी तो ये क्या बनेगा जाकर, एल्यूमिनियम बनेगा ना। ठीक है ना, इस पे जो चार्ज है ना वो इतने ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो यहाँ पर, अब इसको मोल की टर्म में सीखते हैं। 1 मोल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव को 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि 1 मोल एल्यूमिनियम चिपक सके। इसी तरह से 1 मोल कैल्शियम 2 पॉजिटिव को 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि 1 मोल कैल्शियम वहां पर चिपक सके। अब यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब है बच्चे 3 मोल इलेक्ट्रॉन। और बताइए 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, बताओ 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब। अब उससे पहले समझो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -19।
जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 96,500 कूलम। कितना आएगा? 96,500 कूलम। इसका मतलब 96,500 कूलम क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो बताओ यहां पर कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 मोल इलेक्ट्रॉन। तो बताइए यहां पर 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए या नहीं चाहिए? इसका मतलब यहां पर कितना चार्ज चाहिएगा? 3 इंटू में 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? 96,500। अब जो 96,500 होता है ये 1 फैराडे के इक्वल होता है। किसके फैराडे के इक्वल? 1 फैराडे के इक्वल। अब बड़ी कॉमन सी बात सीख लो, यदि यहां पर 3 मोल इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब 3 फैराडे चार्ज है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 2 फैराडे चार्ज है। क्लियर है? तो इसका मतलब 1 मोल कैल्शियम चिपकाने के लिए आपको 2 फैराडे चार्ज चाहिए, 1 मोल एल्यूमिनियम चिपकाने के लिए आपको 3 फैराडे चार्ज चाहिए। अब कैल्शियम का वजन कितना होता है? 40। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 40 ग्राम कैल्शियम चिपकाने के लिए कितना फैराडे चार्ज चाहिए? 2 फैराडे। 40 ग्राम कैल्शियम चिपकाने के लिए 2 फैराडे चाहिए चार्ज। 1 ग्राम कैल्शियम चिपकाने के लिए कितना चार्ज चाहिए बच्चे? 2 फैराडे डिवाइड बाय 40। ठीक है। अब बताओ ये यदि हमारे पास W मास है, W, तो वो डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज चाहिए बच्चे? इनटू में आ जाएगा W। ये किसके इक्वल आ गया? Q के इक्वल। अब यहां से मैं W की वैल्यू निकाल सकता हूं। किसके इक्वल आएगा? Q इंटू में 40 डिवाइड बाय 2 फैराडे। तो मेरे पास W निकालने का फॉर्मूला आ गया बच्चे। देखो कैसे, 40 क्या था? इसका मोलर मास, तो मोलर मास। अब 2 क्या था? कैल्शियम की वैलेंसी, तो एन फैक्टर। एफ क्या है बच्चे? फैराडे, तो 96,500 कूलम। और क्यू क्या है बच्चे? चार्ज, तो क्यू की वैल्यू आ गई IT। तो बताइए अब हमें मास डिपॉजिट निकालने का फॉर्मूला निकाल लिया, दैट इज मोलर मास। ठीक, क्या आ गया? W इजकल टू मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर इंटू में IT डिवाइड बाय 96,500। कितना आ गया? 96,500। ये फॉर्मूला अब आप याद करिए, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम इससे रिलेटेड। चलिए भी देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल। व्हाट मास ऑफ निकल विल बी डिपॉजिटेड, तो W निकालना है आपको। यदि 5 एम्पियर करंट पास किया जाता है 20 मिनट के लिए निकल नाइट्रेट में से, तो बताइए फॉर्मूला। मोलर मास ऑफ निकल दे रखा है भाई 58.7। एन फैक्टर या निकल की वैलेंसी देखो कितनी है? 2 है ना, तो यहाँ आ गया 2 इंटू में I कितना करंट है बच्चे? 5 एम्पियर, तो 5। टाइम 20 मिनट, टाइम हमेशा सेकंड में लेना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, इंटू में 60 डिवाइड बाई 96,500। तो आप इसको क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं बच्चे फैराडे के सेकंड लॉ के ऊपर कि क्या कहता है फैराडे का सेकंड लॉ। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है। मान लो एक ये सेल है और एक ये सेल है, यहां पर A पॉजिटिव है, यहां पर है B पॉजिटिव। इन दोनों में से सेम करंट पास किया गया, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया गया। तो बताओ, मान लेते हैं इसको एल्यूमिनियम मान लेता हूं मैं, और इसको मान लेता हूं मैं मैग्नीशियम, मान लिया एक बार के लिए। अब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है दोनों में से, तो बताओ जो W है एल्यूमिनियम का चिपकेगा वो किसके इक्वल आएगा? बताओ, फॉर्मूला लगाओ। मोलर मास एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27 डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना होता है? 3 इंटू में I रहेगा, T रहेगा डिवाइड बाई 96,500। अब बताओ W मैग्नीशियम निकालो कितना चिपकेगा? बताओ मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है भाई? 40 नहीं 12 24। एन फैक्टर कितना होता है मैग्नीशियम का? 2। अब सेम क्वांटिटी पास करे तो I यहाँ पर भी I रहेगा, T यहाँ पर भी T रहेगा, और 96,500 यहाँ पर भी 96,500 रहेगा। तो इन दोनों को डिवाइड करो, इससे ये क्या हो गया? कैंसिल। अब बताओ 27 को 3 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 9 डिवाइड बाई 24 को 2 से भाग दोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा? यहाँ पर 12। तो बताओ एल्यूमिनियम का जो मास डिपॉजिट होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? अब 27/3 पे डिपेंड कर रहा है, और ये 27/3 है क्या? मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, और मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर होता है इक्विवेलेंट मास। तो ये है सेकंड लॉ ऑफ फैराडे कि यदि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हम 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में से, तो जो मास डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करता है उनके इक्विवेलेंट मास पे। तो बताओ यहाँ पर जो मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर है, मैं इसकी जगह इक्विवेलेंट मास भी ले सकता हूँ, तो W इक्वल टू इक्विवेलेंट मास आ गया इसकी जगह, इंटू में I इंटू में T, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बच्चे? 96,500। यह है फैराडे का सेकंड लॉ। तो भी देखिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। इसमें से आपसे करंट पूछ सकते हैं, टाइम पूछ सकते हैं, मास पूछ सकते हैं, एन फैक्टर पूछ सकते हैं, मास डिपॉजिटेड पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सारी चीजें गिवन होगी
और कोई एक चीज इसमें से पूछेंगे। चलिए भैया आगे चल रहे हैं अब धीरे धीरे हम लोग। फिर आता है बच्चे हमारे पास टॉपिक आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को डिनोट किया जाएगा बच्चे जी से। ठीक, कंडक्टेंस किसकी दुश्मन है यहाँ पर? तो एक और नाम आता है बच्चे रेजिस्टेंस की दुश्मन है। किसकी दुश्मन है? रेजिस्टेंस की दुश्मन है। रेजिस्टेंस को लिखा जाता है आर से। अब देखो कंडक्टेंस यदि रेजिस्टेंस की दुश्मन है तो कंडक्टेंस इक्वल टू आएगा 1/r। ठीक है बच्चे। अब रेजिस्टेंस की एक बहन है जिसका नाम है बच्चे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इसको लिखा जाता है रो से, रो। अब जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो किसके डायरेक्टली, रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रो L/A। तो ये आ गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। बट यहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मैं L बता दूं आपको क्या है। L है बच्चे दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस। बताओ यदि इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो आयंस को इनके पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। दूसरा ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यदि मैं इलेक्ट्रोड की थिकनेस को बढ़ा दूं, इस एरिया को बढ़ा दूं, तो बताओ ज्यादा कंडक्टेंस हो जाएगी। कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसलिए रेजिस्टेंस आ गया एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे भाई देखो ना, ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा आयन चिपकेंगे, ज्यादा आयन चिपकेंगे तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी, कंडक्टेंस ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। तो बताओ यहाँ से रो की वैल्यू निकालो। रो की, रो इक्वल टू आ जाएगा बच्चे R इंटू A डिवाइड बाय L। ये आ गया रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हो आप। यदि एरिया ले लूँ मैं 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ ले लूँ मैं 1 मीटर, तो जो रेजिस्टेंस आएगा वही क्या कहलाएगा? रेजिस्टिविटी कहलाएगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब सुनिए, कंडक्टेंस का दुश्मन रेजिस्टेंस, तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन है 1/r का, उल्टा। अब कंडक्टेंस की भी बहन होती है एक, उसका नाम है कंडक्टिविटी। क्या नाम है? कंडक्टिविटी। डिनोट करते इसको कप्पा से। लेकिन ये जो कंडक्टिविटी है ना, ये रेजिस्टिविटी की दुश्मन है। किसकी दुश्मन है? रेजिस्टिविटी की दुश्मन है। इसलिए मैं लिख सकता हूं कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी। तो बताइए यहां से कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकाल लो अब। तो 1/रेजिस्टिविटी, तो 1/रेजिस्टिविटी करो तो 1/r हो गया, 1/r। A/L उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? L/A। तो बताइए कप्पा इज इक्वल टू 1/r किसके इक्वल होता है? जी के इक्वल, जी। और L/A मैं बता दूं क्या होता है। मान लीजिए आप मार्केट में से कोई सेल ले आए, तो सेल के जो ये इलेक्ट्रोड है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो L है ये क्या हो जाएगा? फिक्स। अब इनका जो एरिया है, मोटाई है, वो भी फिक्स हो जाएगी। तो L/A किसी भी सेल के लिए कांस्टेंट है, तो L/A इज नोन एज सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं बच्चे इसको? सेल कांस्टेंट बोलते हैं। इसको डिनोट किया जाता है फिर G स्टार से। किससे डिनोट करते हैं? G स्टार से। तो ये आ गया G इंटू में G स्टार। तो ये फॉर्मूला आ गया, कप्पा निकालेंगे। तो ये सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए। कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1/r, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L/A, रो इज इक्वल टू RA/L, एंड कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। अब कंडक्टिविटी को भी डिफाइन कर सकते हो आप लोग। यदि मैं L को ले लूँ 1 सेंटीमीटर और एरिया को ले लूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी जो भी कंडक्टेंस आएगी वो क्या कहलाएगी? कप्पा। क्या कहलाएगी? वो कप्पा। अब यूनिट है कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चे? ओहम। क्या होती है? ओम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स, या महो, या सीमन भी बोल देते हैं इसको। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? देखो, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, कट गया तो ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर आ जाएगा। सेम इसकी भी यूनिट आप निकाल लेंगे। सेल कांस्टेंट की यूनिट होती है, देखो लेंथ है सेंटीमीटर में और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसकी यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर मीटर में लोगे तो मीटर इनवर्स आ जाएंगे। हाल फिलहाल हमारे पास जो काम का है वो है कप्पा। तो चलिए अब हम थोड़ी सी कहानी पढ़ रहे हैं आगे चलकर कप्पा की। किसकी कहानी पढ़ रहे हैं बच्चे? कप्पा की। लेट्स स्टार्ट। तो सुनिए, तो कप्पा है बच्चे हमारे पास G इंटू में G स्टार। G स्टार की वैल्यू है L/A। ठीक। अब यदि मैं लेंथ को कर दूं 1 सेंटीमीटर और एरिया को कर दूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो, तो बच्चा ये लेंथ आ गई 1 सेंटीमीटर, तो ये दो इलेक्ट्रोड ले लिए मैंने, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ले लिया 1 सेंटीमीटर, और इनका जो एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया। तो बताइए इनके जो वॉल्यूम आएगी वो कितनी आएगी? वो कितनी आएगी? 1 सेंटीमीटर की क्यूब। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? कप्पा इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर की क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक
सोल्यूशन। आप 1 सेंटीमीटर की क्यूब इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन ले लो, उसकी जो भी कंडक्टेंस आएगी वो कप्पा कहलाएगी। अब 1 सेंटीमीटर की क्यूब क्या होता है बच्चे, 1 ml के इक्वल। किसके इक्वल होता है, 1 ml के इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं कप्पा इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml। भाई ये दिमाग में डालो, कप्पा कंडक्टेंस है 1 ml सोल्यूशन की। अब मान लो ये कमरा भरा हुआ है, आपको इसकी कप्पा निकालनी, तो इसमें से 1 ml बाहर निकालो पहले, और 1 ml की जो कंडक्टेंस आएगी वो क्या कहलाएगी, हमारे पास कप्पा कहलाएगी। ठीक, तो मैं लिख रहा हूं कप्पा किसकी कंडक्टेंस है, 1 ml की। क्लियर है। अब आगे थोड़ी देर में आपको काम आएगा ये दोबारा, जब हम एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं। चलिए फिर अब हम अगले टॉपिक पर न्यूमेरिकल करेंगे भाई, 1-2 में इसके। फिर आता है बच्चे हमारे पास मोलर कंडक्टेंस। क्या आता है, मोलर कंडक्टेंस। डिनोट करते हैं इसको कैप एम से। एम मतलब मोलर, कैप का मतलब कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपका पड़ा हुआ है किसी भी वॉल्यूम में, वो वॉल्यूम कितनी भी हो सकती है, लेकिन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए वहां पर। इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए, 1 मोल। तो उसकी जो कंडक्टेंस आएगी वो कहलाएगी मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो सुनो, यदि आपको दे दिया 5 मोलर सोल्यूशन है, इसकी मोलर कंडक्टेंस निकालो, तो 5 मोलर का मतलब पता होना चाहिए। 5 मोलर का मतलब बच्चे 5 मोल है, और मोलैरिटी होती है पर लीटर, इसका मतलब 1000 ml में है। तो बताओ ये तो 5 मोल है ना 1000 ml में, और मोलर कंडक्टेंस के लिए तो हमें तो 1 मोल निकालना पड़ेगा। तो बताओ 1 मोल कितने ml में होगा, तो आंसर आ जाएगा 200 ml में, या ऐसे लिख दूं 1 मोल होगा 1000/5 ml में। क्लियर है। अब 5 मोलर की जगह कुछ और भी दे सकते थे, आपको दे सकते थे 2 मोलर। तो बताइए बच्चे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 मोल्स है इलेक्ट्रोलाइट के 1000 ml में, लेकिन 1 मोल कितने ml में होगा बच्चे, 1000/2 ml में। तो बड़े ध्यान से समझो, इतनी वॉल्यूम में 1 मोल प्रेजेंट है, इतनी वॉल्यूम में 1 मोल प्रेजेंट है, तो इतनी वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस आएगी तो वो 1 मोल की कंडक्टेंस आएगी, और 1 मोल की कंडक्टेंस क्या कहलाएगी बच्चे, मोलर कंडक्टेंस कहलाएगी। तो बताइए इतने ml की कंडक्टेंस यदि मैं निकाल लूं तो मैं मोलर कंडक्टेंस निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा, आंसर है हाँ जी सर निकाल पाओगे। तो बताओ ये तो ml की कंडक्टेंस निकाल लिया, लेकिन 1 ml की कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, कप्पा। अरे आ गए तो आंसर, 1 ml की कंडक्टेंस है कप्पा, तो 1000/5 ml की कंडक्टेंस क्या होगी, 1000/5 कर दो, मतलब इससे मल्टीप्लाई कर दो। और लेकिन 1000/5 ml की कंडक्टेंस को लिखा क्या जाएगा, 1 मोल की कंडक्टेंस, और 1 मोल की कंडक्टेंस क्या होगी, कप्पा। तो इसको मोलर कंडक्टेंस, तो इक्वल टू आ गए मोलर कंडक्टेंस की। तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, दैट इज कप्पा इनटू में 1000। और बताओ ये 5 क्या है बच्चे, 5 तो मोलैरिटी है, तो ये आ गया नीचे मोलैरिटी। तो इस तरह से मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला हम निकालना सीख चुके हैं। क्लियर है ना। तो ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, न्यूमेरिकल करेंगे थोड़ी देर में, आपको तब समझ में आएगा। इसी तरह से हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं। उसके केस में अब आपको कैप EQ करना पड़ेगा। यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या कहलाएगी, 1 ग्राम इक्विवेलेंट की जो कंडक्टेंस है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। उसके केस में बस आपको क्या करना है, कप्पा कप्पा रहेगा, 1000 रहेगा, और डिवाइड बाय मोलैरिटी की जगह आ जाएगा बच्चे नॉर्मेलिटी। बस ये 2 फॉर्मूले और क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए भी देखते हैं क्या पूछ रखा है। द कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl एट इतने केल्विन टेम्परेचर इज दिस, कैलकुलेट कैप एम। तो भाई कैप एम का फॉर्मूला बताइए क्या था, कैप एम इज इक्वल टू कप्पा। अब कप्पा मतलब कंडक्टिविटी, इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। तो वो कितनी है 0.025 इंटू में 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी कितनी बचे 0.20, तो आंसर आ गया 0.20, हेंस सॉल्व्ड। इतना आंसर आएगा, सोल्व कर लेना। फिर अगले में क्या दे रखा है बच्चे, हमें रेजिस्टेंस दे रखा है। क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ इतने मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1500 ओम। रेजिस्टेंस दे दिया है R, तो R दे दिया हमें 1500 ओहम। ठीक, व्हाट इज सेल कांस्टेंट, मतलब हमें G स्टार निकालना है बच्चे। इफ कंडक्टिविटी कप्पा हमें दे रखा है, क्या है 0.146 इंटू 10⁻⁻3। तो बताइए कप्पा और G स्टार का रिलेशन क्या था, कप्पा इज इक्वल टू G इंटू में G स्टार, एंड G स्टार इज इक्वल टू कप्पा डिवाइड बाई G। अब बताओ कप्पा इंटू में 1/G लिख सकता हूं मैं इसको। कप्पा की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे आपको 0.146 इंटू 10⁻⁻3। अब बताओ 1/G मतलब कंडक्टेंस का उल्टा क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो यहां पर क्या लिख दूं मैं, 1500 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ जाएगा G स्टार
दैट इज सेल कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास। चलिए भाई अच्छी बात है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं हमने, या नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फिर आता है बच्चे हमारे पास इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड कप्पा। तो सुनिए, डाइल्यूशन का मतलब होता है बच्चे पानी मिलाना। पानी मिलाने से होगा क्या, पहले हम बात करेंगे मोलर कंडक्टेंस पे, और मोलर कंडक्टेंस में भी दो तरीके से बात होगी। पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा। अब मैं बता दूं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएटेड होता है, ठीक। तो इसके अंदर तो जितने आयंस होने से पहले से उतने ही आयंस प्रेजेंट होंगे। अब यदि मैं डाइल्यूशन करूंगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, तो बच्चे क्या होगा, मान लो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है ना, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस की बात करेंगे तो 1 मोल डालना पड़ेगा। अब बताओ डाइल्यूशन करने से क्या होगा, पानी डालोगे आप मिलाओगे तो क्या होगा, आयंस के बीच में स्पेस बढ़ेगा। स्पेस बढ़ेगा तो उनकी क्या बढ़ेगी बच्चे, मोबिलिटी बढ़ेगी, मतलब वो मूव कर पाएंगे आसानी से। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, क्या, डाइल्यूशन करने पर। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड नहीं होता, वो तो हमने लिखा था ना उसकी अल्फा 1 से बहुत कम होती है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में पानी मिलाने से एक और काम होगा जो स्ट्रॉन्ग में नहीं होता, और वो क्या है, वो ना डिसोसिएट होने लग जाएगा, और डिसोसिएट होगा तो उसका अल्फा बढ़ेगा। अल्फा बढ़ेगा तो बच्चे क्या बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। तो और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे और पानी मिलाओगे तो स्पेस भी बढ़ेगा। स्पेस बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी बच्चे, मोबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो मेन फैक्टर है जो इसमें नहीं है वो है नंबर ऑफ आयंस का, क्योंकि जैसे जैसे पानी मिलाते जाओगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट टूटता जाएगा टूटता जाएगा टूटता जाएगा, आयंस बढ़ते जाएंगे, कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी। तो यदि मैं यहाँ पर ग्राफ बनाना चाहूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस के साथ, डाइल्यूशन के साथ, तो यहाँ पर ले लूँ मैं मोलर कंडक्टेंस, क्लियर है, और यहाँ पर ले लूँ मैं √C कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट। तो बताओ किसी कंसंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस ज्यादा होते तो उसकी कंडक्टेंस होगी ज्यादा, तो ये HCl ले लूँ मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस क्या होगी, कम, तो ये ले लिया मैंने CH3COOH। अब इस साइड में देखो, इस साइड में डाइल्यूशन होगा, क्या होगा बच्चे, डाइल्यूशन, मतलब पानी मिलाया जाएगा। भाई स्क्रीन से बाहर तो नहीं चले गए, ठीक है ना, तो रहती है थोड़ी सी कसर। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो दो फैक्टर हैं जो कंडक्टेंस को बढ़ाएंगे, मोबिलिटी और स्पेस। तो इसकी जो कंडक्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे 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 धीरे। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस एकदम से इंक्रीज करेगी, क्या करेगी, एकदम से इंक्रीज। क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो मोलर कंडक्टेंस दोनों की बढ़ेगी, चाहे वो वीक है चाहे वो स्ट्रॉन्ग है। वीक की ज्यादा बढ़ेगी और स्ट्रॉन्ग की कम बढ़ेगी। रीजन आपने बता दिया है यहाँ पर क्या है। अब यहाँ से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं स्ट्रेट लाइन की कि y = mx। अब बताइए y एक्सिस पे क्या ले रखा है हमने, कैप m प्लस में c। तो इसका मतलब ये जब आगे आएगा तो इससे टकराएगा तो ये c है, मतलब इंटरसेप्ट। इसको मैं मान लेता हूँ कैप m0, क्योंकि इस पॉइंट पे ना इसकी कंडक्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट पे जो डाइल्यूशन है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम डाइल्यूशन को बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस होती है वो कहलाती है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो c की वैल्यू आ गई कैप m0 प्लस, ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है तो स्लोप नेगेटिव है, और x एक्सिस पे ले रखा है हमने √c। अब स्लोप को मान लेता हूँ मैं इसका कोई कांस्टेंट a और ये नेगेटिव है, तो ये इक्वेशन आ गई बच्चे यहाँ से। इस इक्वेशन को बोला जाता है डी-बाई-हक्कल-ओन-सैगर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, डी-बाई-हक्कल-ओन-सैगर इक्वेशन। क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। अभी हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की थोड़ी सी और बात करेंगे, ध्यान से समझते रहना उस बात को। अब इसी तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगी जिस तरह से मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है। फिर आता बच्चे कप्पा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बताइए कप्पा क्या था, थोड़ी देर पहले 1 ml की कंडक्टेंस थी, किसकी कंडक्टेंस थी, 1 ml की। अब क्या 1 ml एक फिक्स वॉल्यूम है, बताइए 1 ml फिक्स वॉल्यूम है या नहीं, आंसर है हाँ जी सर है, 1 ml तो फिक्स वॉल्यूम है। तो इसका मतलब फिक्स वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस है वो कप्पा है। अब ध्यान से समझो, इस कमरे में, ये कमरा इतना भरा हुआ है पानी का, इतना, और इसमें नमक डाल रखा आपने, तो इसकी कप्पा निकालनी, तो पता क्या करो, उसमें से 1 ml बाहर निकालो, 1 ml, और उस 1 ml की जो कंडक्टेंस आएगी वो क्या होगी, कप्पा। अब इसको पानी से भर दो, अब इसमें से 1 ml निकालो, तो खुद सोचो जो पहले 1 ml निकाला था और अब 1 ml निकालोगे तो आयंस किस में ज्यादा होंगे, पहले वाले में ना। क्यों, क्योंकि पड़ा तो 1 ही मोल पड़ा हुआ है उसके अंदर। तो पहले वाले में
क्या था, टोटल वॉल्यूम कम थी, तो जो पर यूनिट वॉल्यूम, एक फिक्स वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस थे वो ज्यादा थे, लेकिन पानी मिलाने के बाद जो पर यूनिट वॉल्यूम जो आयंस होंगे वो कम हो जाएंगे, इसलिए कप्पा जो है वो डिक्रीज करेगी डाइल्यूशन के साथ। क्या करेगी कप्पा? डिक्रीज करेगी डाइल्यूशन के साथ। अच्छी बात है जी सर, ये भी अच्छी बात है। तो सर इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट की यदि हमें कंडक्टेंस पता करनी हो तो क्या करोगे? तो सुनो, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे जैसे हम पानी डालते जाएंगे, मतलब डाइल्यूशन करते जाएंगे बच्चे, तो इसकी जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी भाई? क्योंकि बच्चे इसमें आयंस बढ़ेंगे। तो बताओ, क्या हमेशा मैं पानी डालता रहूं तो आयंस बढ़ते रहेंगे? तो आंसर है नहीं। एक टाइम ऐसा आ जाएगा, इसके जो सारे के सारे आयंस हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? अपने अपने इलेक्ट्रोड पे। क्यों? क्योंकि वो अब सारे आयन टूट चुके हैं और स्पेस है, तो वो पहुंच गए अपने अपने इलेक्ट्रोड पे। तो कुछ टाइम के बाद पानी मिलाओगे तो आप इसकी कंडक्टेंस में चेंज होना बंद हो जाएगा। तो देखो ये कांस्टेंट हो गई, तो उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कौन से डाइल्यूशन का पॉइंट बच्चे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का पॉइंट। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हर कैटायन और हर एनायन इलेक्ट्रोड पे पहुंचकर कंडक्टेंस में भाग ले लेता है, इसलिए उस कंडक्टेंस को इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडक्टेंस बोलते हैं, या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। और उसको मापने के लिए जो लो आया वो आया हमारे पास कोहलरोस लो बच्चे। कौन सा लो आया? कोहलरोस लो। कोहलरोस लो क्या कहता है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एवरी कैटायन एवरी एनायन टेक्स पार्ट इनटू मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टेंस, एंड दैट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जीरो का मतलब है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कैन बी कैलकुलेटेड। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेगी। मान लो ये कैटायन यहां पर पहुंच गया, तो जो इस कैटायन की कंडक्टेंस होगी वो भी तो वहां पहुंचेगी। तो ये कैटायन की कंडक्टेंस है लैम्डा प्लस जीरो, मतलब कैटायन की कंडक्टेंस इनटू में, अब 1000 कैटायन होगा तो 1000 भी तो लेना पड़ेगा था, तो नंबर तो यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ कैटायन प्लस, अब एनायन पहुंचेगा तो एनायन की कंडक्टेंस ले लो, तो ये आ गई लैम्डा माइनस एनायन की कंडक्टेंस। अब बताओ नंबर ऑफ एनायंस भी तो चेक करने पड़ेंगे, तो यहां पर आ गया नंबर ऑफ एनायंस। तो ये आ गया मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हम किस लॉ से पता करेंगे? कोहलरोस लॉ से पता करेंगे। क्लियर है? अब दूसरी बात, कोहलरोस लॉ से हम अल्फा भी निकाल सकते हैं बच्चे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो कैसे निकालेंगे बताइए? जब तक इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं हुआ था तब तक जो कंडक्टेंस होती है वो होती है मोलर कंडक्टेंस, और जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया तो तब जो कंडक्टेंस आती है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब अल्फा क्या होती है? मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल मोल की रेशियो आती है अल्फा। अब बताओ टोटल मोल के कारण जो कंडक्टेंस होगी वो कौन सी होगी? मतलब सारे मोल के कारण, तो होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडक्टेंस, तो कैप एम नॉट। और कुछ मोल के कारण जो टूटे हैं उनके कारण जो कंडक्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी? कैप एम। तो यदि मैं कैप एम और कैप एम नोट सी की रेशियो ले लूं, कैप नोट एम की रेशियो ले लूं, तो वो किसके इक्वल आएगी बच्चे? अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के इक्वल। ठीक है? अब आपको ये पता है कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होता है वो होता है सी अल्फा का स्क्वायर। यहाँ से भी आप अल्फा कैलकुलेट करते हैं के ए बाई सी का स्क्वायर रूट, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो अल्फा निकालने के इतने फॉर्मूले आ गए हैं। तो चलिए एक छोटा सा कर लेते हैं न्यूमेरिकल। चलिए भी देखते हैं क्या कह रहे हैं। कैप एम नोट दे रखी है अमोनियम क्लोराइड की बच्चे, अमोनियम क्लोराइड को तोड़ूंगा तो NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा, तो वो दे रखी है 129.8। कैप एम नोट मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस। NaOH की दे रखी है बच्चे, Na प्लस में OH नेगेटिव की दे रखी है 217.4, और NaCl की दे रखी है बच्चे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की, वो है 108.9। कितने? 108.9। ठीक है? अब देखो ध्यान से, NH4OH की जो मोलर कंडक्टेंस दे रखी है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की नहीं, ये सिंपल मोलर कंडक्टेंस है, तो वो कितनी दे रखी है? 9.33। आपको अल्फा कैलकुलेट करने, तो अल्फा किसके इक्वल आएगी? कैप एम डिवाइड बाय कैप एम नोट। अब कैप एम तो है 9.33, अब हमें कैप एम नोट निकालना है, मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालनी। किसके लिए? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए निकालनी है। तो बताओ अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाऊं मैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन तीन इक्वेशन में से बनाना है, तो बोलो अमोनियम कौन सी इक्वेशन में? फर्स्ट में। फर्स्ट में, तो फर्स्ट को जोड़ो। किसको जोड़ो? फर्स्ट को। तो लिखो फर्स्ट NH4 पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव।
अब OH नेगेटिव कौन सी इक्वेशन में, सेकंड में, तो इसमें सेकंड जोड़ दो, सेकंड जोड़ दो भाई, जोड़ दो सेकंड, Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, तो ये जो हमें चाहिए तो वो आ गया क्या, हाँ ये भी आ गया, ये भी आ गया। लेकिन फोकट में कौन आ गया आपके साथ, Na और Cl, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो NaCl कौन सी इक्वेशन में, थर्ड में, तो थर्ड को कर दो माइनस, तो करो भाई थर्ड को माइनस, तो माइनस Na प्लस माइनस माइनस Cl माइनस, NaCl से NaCl कैंसिल हो गया। तो ये जो काम किया है ना, ये अब इनकी वैल्यूज के साथ करना है आपको। बताइए इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू कितनी है, 129.8, सेकंड वैल्यू कितनी है 217.4, जोड़ो 8 और 4 12, 9 7 16 और 1 17, 2 और 2 4, 2 और 1 347.2। अब इसमें से थर्ड को माइनस करो, मतलब 108.9 को माइनस करो, 12 में से 9 गया 3, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पर बच गया 3, 3 में से 1 गया तो 238.3 आ गया। कैलकुलेटिव मिस्टेक हो सकती है भाई, ये क्या आ गया बच्चे, कैप एम नोट फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर रख दो 238.3, तो ये अल्फा आ जाएगा बच्चे, क्या आ जाएगा हमारे पास है अल्फा। तो इस तरह से आप अल्फा निकाल सकते हैं। क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। चलो भाई फिर आता बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्या आती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना। जनरली इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गोज टू जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो बोलिए जिंक का क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि 0 से +2 में जा रहा है, और कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो यदि मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को मिला दूं तो मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनती है। तो यहाँ पर कैसे लिखा जाता है, ये इलेक्ट्रोड है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये लो, ये यहाँ पर किसका इलेक्ट्रोड है बच्चे, कॉपर का। जिंक वाले में जिंक का सोल्यूशन लेना है, जिंक सल्फेट, कॉपर वाले में कॉपर का सोल्यूशन लेना है, कॉपर सल्फेट, और यहाँ से लगानी है वायर, और इसके अंदर लगाना है बच्चे सोल्ट ब्रिज। अब होगा क्या, जो जिंक का इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेकर चिपकता रहेगा। तो बताइए लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या आएगा, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। राइट साइड में क्या होगा बच्चे, राइट साइड में कॉपर 2 पॉजिटिव का रिडक्शन, तो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। ठीक है, अब इन इक्वेशन को मिलाओगे इक्वेशन 1 को 2 के, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वेशन आ जाएगी जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गोज टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में कॉपर। ठीक, अब देखिए यहां पर जो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो यहां पर जो जिंक का पोटेंशियल आएगा वो आएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दो तरह का पोटेंशियल होता है बच्चे, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को क्या लिखेंगे, देखो कैसे लिखा जाएगा, ई नॉट, ई नॉट, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो जिंक तेरा ना ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, तो देखो ऑक्सीडेशन है या नहीं है, हाँ जी सर ऑक्सीडेशन है, तो ये तो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इधर आओ, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, ई नॉट Cu2 पॉजिटिव से Cu, कॉपर 2 पॉजिटिव तेरा क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक, इनकी ना कोई प्रैक्टिकल वैल्यू होती है आपकी बुक के अंदर, वो दे रखी होगी, आपको याद नहीं करनी, वो टेबल या वो वैल्यूज गिवन होगी एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सोल्ट ब्रिज, सोल्ट ब्रिज का क्या क्या काम है मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर सोल्ट ब्रिज एक तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है सर्किट की, दूसरा सर्किट को करता है ये कंप्लीट, तीसरा इन सॉल्यूशन को मिक्स किए बिना ये जो आयंस हैं इनको आपस में ये कंबाइन करवा देता है। तो 3 फंक्शन है किसके, सोल्ट ब्रिज के। तो अब हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उसके बाद आएंगे हम लोग सेल पोटेंशियल के ऊपर। चलिए भाई, हाँ जी सर चलिए बिल्कुल। अब तो सुनिए, अब यदि मैंने यहाँ पर लिख रखा है ई नॉट ए पॉजिटिव से ए, तो इसका मतलब है बच्चे ये रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि प्लस से 0 पे आना क्या होता है, रिडक्शन। बट यदि मैं यहाँ पर लिख दूं ई नॉट ए से ए प्लस, तो बच्चे बात हो रही है यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। तो यदि आपको किसी का रिडक्शन पोटेंशियल पता है तो आपको उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, तो उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ऑक्सीडेशन वाले को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, उसका रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। जैसे आपको दे दिया किसी ने ई नॉट ए प्लस से ए इज इक्वल टू 0.40 वोल्ट, तो बताइए ई नॉट ए से ए प्लस की वैल्यू क्या आएगी। तो चेक करो, चेक करो, ये क्या दे रखा है, रिडक्शन। निकालना क्या ऑक्सीडेशन, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, -0.04 वोल्ट हो जाएगा बस।
हमेशा याद रखिए जो ई नोट हाइड्रोजन होता है वो होता है जीरो, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन, हाइड्रोजन का जुगाड़ जीरो आएगा बस। ठीक है, अच्छी बात है भाई। तो चलिए भैया अब हम ना इससे ई नोट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपको दे रखा है कि ई नोट ए से ए प्लस इज इक्वल टू दे रखा है 0.40 वोल्ट, और ई नोट बी से बी प्लस दे रखा है बच्चे आपको 0.20 वोल्ट, और आपको एक सेल रिएक्शन दे दी ए प्लस बी प्लस गोज टू ए प्लस प्लस बी, और आपसे पूछा है कि इसका क्या निकालिए आप, ईएमएफ निकालिए, ई नोट सेल निकालो, ई नोट सेल। तो आपने फॉर्मूले पढ़े हो गए, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड। भाई मैं उस फॉर्मूले से आपको पकाने वाला नहीं हूं, मेरा तो एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है, जिसका जो हो रहा है उसका वही पोटेंशियल लो और जोड़ दो। तो इसको अप्लाई करते हैं। बताइए ए का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ए का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो, ये लो ए का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो, कितना आ गया 0.40, तो 0.40। अच्छा बी प्लस का क्या हो रहा है बच्चे, रिडक्शन, लेकिन पोटेंशियल कौन सा दे रखा है, ऑक्सीडेशन दे रखा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल लो, तो माइनस 0.20, तो आंसर आ गया प्लस 0.20 वोल्ट। तो ये आ गया ई नोट सेल। ठीक है ना, आपको ना कैथोड चेक करना ना एनोड, जिसका जो हो रहा है उसका वही पोटेंशियल लेना है और जोड़ देना है। क्लियर है कहानी? हाँ जी सर। सर एक और करके दिखाओ सर, ये लो भाई, बिल्कुल कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए एक और आ गया हमारे पास। मान लीजिए आपको दे दिया ई नोट ए प्लस से ए इज इक्वल टू 0.20 वोल्ट एंड ई नोट बी प्लस से बी इज इक्वल टू 0.60 वोल्ट, और आपसे पूछ लिया गया कि ए प्लस बी प्लस गोज टू ए प्लस प्लस बी, इसका ई नोट सेल निकालो। तो बोलिए ए का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ए का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, दे कौन सा रखा है, रिडक्शन, लेना कौन सा ऑक्सीडेशन, तो माइनस कर दो 0.20। बी प्लस तेरा क्या हो रहा है, रिडक्शन, लेना भी कौन सा है, रिडक्शन, दे भी कौन सा रखा है, रिडक्शन, तो क्या क्या आ गया प्लस 0.60, तो आ गया प्लस 0.40 वोल्ट। ये आ गया बच्चे ई नोट सेल निकालना। अब यहाँ पर नोट का मतलब है बच्चे स्टैंडर्ड कंडीशन, कहाँ पर, स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब जब आप ये ई नोट सेल मीजर किया गया तो 1 मोलर कंसंट्रेशन थी और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे इसको मीजर किया गया, इसलिए बोला जाता है ई नोट सेल। क्या बोला जाता है इसको, ई नोट सेल। अब यहाँ से क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं, पहला क्वेश्चन भाई कि बताइए ये रिएक्शन वैलिड है या नहीं है। मान लो तुम्हें दे दिया जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गोज टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में कॉपर, और वैल्यूज दे दिया आपको ई नोट जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक इज इक्वल टू माइनस 0.60 एंड ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर इज इक्वल टू प्लस 0.20। ये वैल्यूज भाई मैं बस वैसे ही माप वो मतलब एज्यूम कर रहा हूँ, ये कहीं सोचो कि एक्यूरेट वैल्यू है ये नहीं। अब ये रिएक्शन वैलिड है या नहीं है, तो आपको ना इसका ई नोट सेल निकालना पड़ेगा। तो चेक करो, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, लेना भी कौन सा पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन, लेकिन दे रखा है रिडक्शन, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो प्लस 0.60 आ गया। कॉपर का क्या हो रहा है बच्चे, रिडक्शन, तो कॉपर का भी रिडक्शन पोटेंशियल ले लो तो प्लस 0.20, तो कितना आ गया 0.80। यदि ई नोट सेल पॉजिटिव आता है, सुन लो, यदि ई नोट सेल पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, वो रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन फिजिबल है, वो रिएक्शन वैलिड है। लेकिन यदि ई नोट सेल नेगेटिव आता है तो वो रिएक्शन वैलिड नहीं है। क्लियर है भाई? अब अगला कुछ ऐसे पूछ लेंगे आप लोगों से, इसका ई नोट सेल हमने निकाल कर देखा ना, अभी क्या आया, ई नोट सेल हमने निकाल कर देखा था, इसका 0.80 पॉजिटिव आया। दूसरा क्वेश्चन आएगा बच्चे कि बताइए स्टोर कर सकते नहीं कर सकते, मतलब आप जिंक को क्या कॉपर सल्फेट को आप जिंक के बर्तन में स्टोर कर सकते हो? तो सुनो इसका कैसे आंसर आएगा। यदि जिंक और कॉपर सल्फेट को स्टोर कर सकते हैं तो इसका मतलब वहां पर रिएक्शन नहीं होगी, बट यदि वहां पर रिएक्शन होगी तो इसका मतलब स्टोर नहीं कर पाओगे। अब रिएक्शन होगी ये किससे पता चलेगा, ई नोट सेल से। यदि ई नोट सेल पॉजिटिव आ गया तो सुनो, ई नोट सेल पॉजिटिव आ गया तो ये दोनों तो आपस में लड़ेंगे, मतलब रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करेंगे तो आप स्टोर नहीं कर पाओगे।
तो स्टोर कब कर पाओगे, जब ई नोट सेल नेगेटिव आएगा। ई नोट सेल पॉजिटिव आ गया तो लड़ाई होगी, रिएक्शन होगी तो स्टोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, दूसरा आता बच्चे स्टिर कर पाओगे नहीं कर पाओगे। स्टिर मतलब घोल पाओगे नहीं घोल पाओगे। बोल देंगे आपको कॉपर सल्फेट को, बताइए आप लोहे की चम्मच के साथ घोल पाओगे नहीं घोल पाओगे। तो फिर से वही बात, यदि उनके चम्मच और सोल्यूशन के बीच में यदि रिएक्शन होगी तो चम्मच तो गायब हो जाएगी, और चम्मच गायब तब होगी जब वहां पर रिएक्शन होगी, और रिएक्शन तब होगी जब रिएक्शन फिजिबल होगी, मतलब स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस तब होगा जब ई नोट सेल क्या आएगा बच्चे, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है यदि ई नोट सेल आता है बच्चे पॉजिटिव, तो ना तो स्टोर कर सकते, ना आप क्या कर सकते, स्टिर, ना ही आप घोल सकते हो। ठीक, और रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस, और इससे उल्टा आया तो इससे उल्टा हो जाएगा। क्लियर है भाई? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए भैया आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारे पास आता है गिब्स फ्री एनर्जी और ई नोट सेल का रिलेशन। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है बच्चे -NF ई नोट सेल। ये होता है बच्चे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का और ई नोट सेल का रिलेशन। किसी की भी रिएक्शन के लिए आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या है। मान लीजिए पूछ लिया Cr3 प्लस में, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर क्या लूँ भाई मैं, एक सेकेंड रुक जाओ बस 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 बस। Fe से Fe2 पॉजिटिव है, यहाँ पर एल्यूमिनियम है, और यहाँ पर आएगा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस में Fe। पूछ लिया बताओ इसका डेल्टा जी नोट निकालो, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालो। क्या रिलेशन है, -NF ई नोट सेल। तो बताइए फैराडे की वैल्यू कितनी बचे, 96,500। ठीक है, इसका ई नोट सेल अब आप निकाल लोगे, आप लोगों ने निकालना सीख लिया है। ठीक है, आयरन का रिडक्शन हो रहा तो रिडक्शन पोटेंशियल, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जोड़ दो तो ई नोट सेल आप निकाल लोगे। मेन बात आती है बच्चे यहाँ पर एन फैक्टर की। एन फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड, और वो इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पर लॉस कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बच्चे 3, और गेन कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 2, तो लॉस तो हो रहे हैं 3, गेन हो रहे हैं 2, लेकिन इक्वल तो नहीं है, तो इनका एलसीएम ले लो। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से, तो कितना आ गया 6, तो एन फैक्टर यहाँ पर 6 आएगा बच्चे। कितना आएगा एन फैक्टर 6। तो बताओ यहाँ पर एन फैक्टर क्या आएगा, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गोज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस में Cu। तो सोचो लॉस भी 2 हो रहे हैं और गेन भी 2 हो रहे हैं, तो एन फैक्टर कितना आ गया बच्चे 2। ठीक है, जब लॉस्ट इलेक्ट्रॉन और गेन्ड इलेक्ट्रॉन सेम आ जाए तब आपको क्या लेना है, एन फैक्टर लेना है। चलिए भाई अच्छी बात है। यदि सर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो हम ई नोट सेल निकाल लेंगे, बट यदि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हुई तो क्या करेंगे, तो बच्चे आएगा हमारे पास नरस्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन आती है, नरस्ट इक्वेशन। लिख रहा हूं मैं आपको लोगों को नरस्ट इक्वेशन निकालने के लिए। तो वहां पर ई नोट सेल नहीं निकलेगा उस टाइम पे, वहां पर ई सेल निकलेगा बच्चे। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन फैक्टर लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये नरस्ट इक्वेशन है भाई, इसको याद करिए आप लोग जल्दी से। चलिए भाई याद होगी नरस्ट इक्वेशन। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। अब कैसे अप्लाई करना है नरस्ट इक्वेशन को, ये इक्वेशन हमें दे रखी है एक। देखिए ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, अब मैंने ना 2 बीकर बताए थे आप लोगों को, तो ये लेफ्ट बीकर है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, ये राइट साइड वाला बीकर है जहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। और ये जो 2 लाइन दिख रही है ये दिखाती है सोल्ट ब्रिज को। तो यहाँ से पहले आपको सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो देखो कैसे लिखोगे, जो इसके लेफ्ट में है और जो इस लाइन के लेफ्ट में, वो लेफ्ट में आएंगे। जैसे इसके लेफ्ट में कौन है, जिंक, इसके लेफ्ट में कौन है, H प्लस, तो ये लेफ्ट में आएंगे। इसके राइट में कौन है, जिंक 2 पॉजिटिव, इसके राइट में भी कौन है बच्चे, H2, तो ये राइट में आएंगे। ऐसे लिखनी है सेल रिएक्शन। या फिर तुम लोग ऐसे लिखो, यहाँ पर ई नोट सेल निकाल कर उसके हिसाब से जो पॉजिटिव आएगा ना, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आएगा वही सेल रिएक्शन आएगी। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जिंक H प्लस को हटाकर जिंक 2 पॉजिटिव खुद इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसका खुद को ऑक्सीडेशन होगा H प्लस के रिस्पेक्ट में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको पता चल जाएगा कि जिंक H को हटा पाएगा नहीं हटा पाएगा। पहले इसको बैलेंस करो, यहाँ पर H2 कितनी है 2, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो बताइए लॉस कितने हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 2। गेन कितने हो रहे हैं बच्चे इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगी तो 2H प्लस कितने इलेक्ट्रॉन लोगे, 2। तो बताइए N की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 2। तो हम बारी बारी सारी चीजें निकालेंगे। पहले निकालेंगे ई नोट सेल। ई नोट सेल क्या था, जिसका जो हो रहा है उसका वही ले लो पोटेंशियल। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसको उल्टा करो ना, तो प्लस आ गया 0.76। अब हाइड्रोजन का तो 0 होता है, चाहे ऑक्सीडेशन ले लो चाहे रिडक्शन, तो ये आ गया ई नोट सेल आ गया। अब गिब्स फ्री एनर्जी निकालो, क्या से, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का फॉर्मूला क्या था, एन फैक्टर कितना आ गया 2,
तो 2 माइनस फेराडे कितना आएगा बच्चे 96,500 कूलम। और ई नोट सेल की वैल्यू कितनी आ गई 0.76, तो 0.76 आप इसको सोल्व कर लेंगे तो गिब्स पर एनर्जी चेंज आ जाएगा। अब एक और रीजन बता रहा हूं मैं, ई नोट सेल पॉजिटिव आने से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों था, क्योंकि यदि यहाँ पर ई नोट सेल पॉजिटिव आएगा बच्चे इस फॉर्मूले में देखो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल, यदि ई नोट सेल पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, और हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था डेल्टा जी नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यदि ई नोट सेल नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा और डेल्टा जी पॉजिटिव मींस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो चलिए अब ई सेल निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला लगाओ, ई नोट सेल कितना आया 0.76 माइनस 0.0591 एन फैक्टर बच्चे 2 कितना आ गया एन फैक्टर 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट में कौन आएगा, देखो H2 तो गैस है ये नहीं लेनी होती, तो ये ले लो सीधा जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है ना, प्रोडक्ट लेना है डिवाइड बाय रिएक्टेंट, जिंक सॉलिड है, जिंक ना प्योर सॉलिड है, प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 मानी जाती है तो ये भी नहीं लेना, तो यहाँ पर आएगी H+ की कंसंट्रेशन। बड़े यहाँ पर ध्यान से समझो बच्चे, जो गलती करते हैं बच्चे, इसके आगे कितना है 2, तो ये पावर में लेकर जाना है, इसके आगे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कहाँ लेकर जाना है पावर में। तो चलो भाई 0.76 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे रखी होगी आप लोगों को, ये रही, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ बिल्कुल लिख सकते हो सर। H+ की कंसंट्रेशन दे रखी होगी 10⁻², लेकिन स्क्वायर है तो 10⁻² 2 बार आएगा, ठीक, तो यहाँ पर हो गया नीचे 10⁻⁴, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर बच जाएगी 1, 10 की पावर मतलब log 10 की वैल्यू होती है 1, तो बताइए वैल्यू कितनी आ गई 0.76 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा बच्चे ई सेल, क्या आ जाएगा बच्चे ई सेल। तो यहाँ पर गलती क्या करते हैं बच्चे, ये एन फैक्टर निकालने में गलती करते हैं, दूसरी गलती क्या करते हैं, जो ये पावर में नंबर लेकर जाना था ना बिना बैलेंस किए, तो यहाँ पर वो गलती करते हैं बच्चे, लेकिन आप लोग यहाँ पर वो गलती नहीं करेंगे। चलिए भी नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, देखिए जो ये वैल्यू ई नोट की मापी गई थी सारी वो इसके रिस्पेक्ट में मापी गई थी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में देखो होगा क्या, यदि कोई मेरे से तगड़ी मेटल आ गई तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, मेरे को गेन करने पड़ेंगे, यदि मैं उससे तगड़ा हूं तो मैं लॉस करूंगा वो गेन करेगी, तो मतलब हाइड्रोजन का तो बेचारी का एक ही चक्कर है, या तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, क्या करेगी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस, ठीक है, या तो हाइड्रोजन करेगी इलेक्ट्रॉन लॉस, या तो होगा इसका ऑक्सीडेशन, किसके रिस्पेक्ट में दूसरे इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, उसका यदि इसका ऑक्सीडेशन होगा तो उसका क्या होगा पक्का रिडक्शन, या इसका होगा रिडक्शन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो देखिए वही वैल्यू मेजर करने के लिए हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेना पड़ा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी इसके अंदर जो HCl की वो 1 मोलर है, और हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पर डाली गई प्रेशर उसका 1 बार है। तो देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन में हम आपको समझाता हूँ, ये बीकर है, इसमें HCl डाल रखा है, ये प्लेटिनम वायर दे रखी है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन यदि इलेक्ट्रॉन लेगी या हाइड्रोजन देगी, तो हाइड्रोजन तो गैस है, तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन हवा में जाएंगे क्या, नहीं, तो इनको भी तो मीडियम चाहिए ना ट्रैवल करने के लिए, तो हमने प्लेटिनम की वायर लगा दी यहाँ पर। अब प्लेटिनम की ही वायर क्यों लगाई, क्योंकि प्लेटिनम एक इनर्ट मेटल है जो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन नहीं करती, तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ से H2 गैस आ रही है इसके अंदर, ठीक है, अच्छी बात है भाई। तो भाई अभी हमने एक नरस्ट इक्वेशन पढ़ी, तो बच्चे वो क्या था हमारे पास, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन फैक्टर इनटू में लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। देखिए इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम जो ई सेल है वो कितना हो जाएगा 0, मतलब जो नेट EMF है सेल में से वो बाहर आना बंद हो जाएगी, तो ई सेल 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो बताइए ई नोट सेल किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, ये इसको उस साइड में ले जाऊं तो 0.0591 डिवाइड बाई एन फैक्टर लॉग ऑफ, बताइए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और कंडीशन आ गई इक्विलिब्रियम की, तो वो किसके इक्वल होता है KC के इक्वल। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है अब, ठीक है, बट यहाँ से रेयरली ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता बच्चे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, कौन सी आती है कॉन्सेंट्रेशन सेल, मतलब जहां पर दो बीकर के बीच की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके चेंज होने से चार्ज फ्लो करेगा, मतलब सेम है, ये भी जिंक और ये भी जिंक,
बट इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा ले लूँ, इसकी कंसंट्रेशन कम ले लूँ, तो कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण वहां पर कौन फ्लो करेगा? चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन चेंज होने के कारण। तो वहां पर क्या हो जाएगा? सिंपली ये इक्वेशन ऐसे आ जाएगी कि ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई एन फैक्टर log ऑफ, अब केसी में लेना पड़ेगा कंसंट्रेशन डिवाइड बाई पहली कंसंट्रेशन। ठीक, और ये जो C2 है ये जनरली C1 से क्या होता है? ज़्यादा, क्योंकि कंसंट्रेशन में चेंज आएगा तभी तो क्या फ्लो करेगा हमारे पास? चार्ज फ्लो करेगा। तो ऐसी सेल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। चलिए भैया फिर आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। हमारे पास एक और पॉइंट आता है, वो है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, समझिए इसका मतलब। मान लीजिए आपसे कहें कि ये NaCl और ये पानी में मिक्स कर रखा है और इसमें मैं करंट पास करूं, तो बताओ क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे? तो सुनो, NaCl को पानी में डालूंगा तो यहाँ पर 4 तरह के आयंस हैं। NaCl के आयंस आ गए Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। पानी के आयंस आ गए H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो बोलो इसको और इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दौड़ेंगे कैथोड की तरफ। किसकी तरफ? कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इनकी रेस होगी कैथोड पे जाने की, और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इनकी रेस होगी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। और इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं बच्चे कहाँ पर? एनोड पे। कहाँ होते हैं? एनोड पे। लेकिन इन दोनों में से कोई एक रेस जीतेगा, तो कौन रेस जीतेगा? आंसर है H प्लस रेस जीतेगा। तो H प्लस वहां पर एक इलेक्ट्रॉन लेकर, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर वहां पर H2 बना लेंगे, तो H2 बनेगा कैथोड पे। कहाँ बनेगा? H2 कैथोड पे। अब इन दोनों में से भी कोई एक रेस जीतेगा, तो आंसर आएगा Cl नेगेटिव रेस जीतेगा बच्चे यहाँ पर, और वो बना लेगा Cl2 और इलेक्ट्रॉन कर देगा लॉस। तो बताओ कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण प्रोडक्ट बना है, एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस करने के कारण प्रोडक्ट बना है। तो इसका मतलब H2 बनेगी कैथोड पे और Cl2 बनेगी एनोड पे। बच कौन कौन गया? Na और OH। Na और OH ये सोल्यूशन के अंदर पड़ा रहेगा। तो ये है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब करंट पास करने सर कैथोड पर क्या बनेगा, एनोड पर क्या बनेगा। सर लेकिन ये तो लिख दिया आप, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये Cl रेज जीतेगा या OH नेगेटिव जीतेगा? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, Cl नेगेटिव रेज जीतेगा या OH नेगेटिव ने, ये हमें कैसे पता चलेगा? या Na पॉजिटिव रेज जीतेगा H पॉजिटिव, ये हमें कैसे पता चलेगा? आप खुद सोचो भाई। सोडियम तो एल्कली मेटल है ना, एल्कली मेटल। अब एल्कली मेटल तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, तो वो गेन थोड़ी ना करती इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर तो H प्लस रेज जीतेगा। मतलब H प्लस जो एल्कली मेटल है या कैल्शियम है उनके कंपैरेटिवली रेज जीतेगा। ठीक है, ये आप कैसे पता कर सकते हो? इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पता कर सकते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाइड्रोजन से ज्यादा है, वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रिडक्शन करवाएंगे अपना। मान लो मेरे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है बच्चे 2 और हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है बच्चे 0, तो बताओ अब रेस कौन जीतेगा इनमें से? मैं जीतूंगा, क्योंकि मेरे रिडक्शन करवाने की टेंडेंसी ज्यादा है हाइड्रोजन से। लेकिन ये जो सोडियम है और कैल्शियम है, पोटेशियम है, इन सबके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू छोटी होती है। मतलब Na प्लस के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में मिलेगी आपको, 0 से छोटी, माइनस में 1.40 इस तरह से। तो बोलो हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी है Na प्लस से, तो इसका मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगी एज कंपेयर टू Na प्लस। ठीक है, इसलिए यहां पर कौन रोज रेस जीता था? H प्लस। अब इन एनायंस में रेस कौन जीतेगा, इसकी मैं एक ट्रिक बता रहा हूं भाई आपको, वो ट्रिक कर लीजिए आप लोग नोट, कि एनायंस में रेस कौन जीतेगा ये कैसे पता चलेगा। तो ट्रिक बता रहा हूं मैं आप लोगों को, तो लिखिए ट्रिक क्या है। इब्राहिम कल और नहीं से, कल और नहीं से है नहीं से, इब्राहिम ई से आई नेगेटिव, बर से Br नेगेटिव, कल से Cl नेगेटिव, और से OH नेगेटिव, नहीं से नाइट्रेट आयन, से सल्फेट आयन। तो यदि ये एनायंस होंगे तुम्हारे पास तो हमेशा लेफ्ट वाला रेस जीतेगा। कौन सा? लेफ्ट वाला रेस जीतेगा। तो बताओ Cl और OH में से किसने रेस जीती? Cl नेगेटिव। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन कर ले छोटा सा। आपसे पूछ लिया कि H2SO4 को पानी में डाला गया तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बताओ। तो बताओ H2SO4 टूटेगा तो क्या बनाएगा? H पॉजिटिव और सल्फेट आयन बनाएगा, यस और नो? बिल्कुल। और पानी टूटेगा तो क्या बनाएगा बच्चे? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो बताओ
कैथोड पे कौन कौन किसके किसके बीच में रेस होगी, इसके बीच में और इसके बीच में, जो इलेक्ट्रॉन लेंगे उनके बीच में तो रेस होगी ना कैथोड पे जाने की। तो यहाँ पर तो कैथोड पे तो सीधा सा प्रोडक्ट बन गया हमारे पास, सीधा समझ में आ गया, H प्लस वो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेगा बच्चे, H2 बना लेगा। बट एनोड की रेस की दिक्कत है, इसमें से और इसमें से कौन लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, ये डिपेंड करेगा इनके डिस्चार्ज पोटेंशियल पे। करेक्ट जो आंसर है ना वो तो डिस्चार्ज पोटेंशियल आएगा, बट यहाँ पर ट्रिक से हमें काम चलाना पड़ेगा। बताओ सल्फेट और OH नेगेटिव में से कौन जीतेगा, सल्फेट में से और OH नेगेटिव में से लेफ्ट वाला रेस जीतेगा, लेफ्ट वाला। तो OH नेगेटिव पहुंचेगा कहां पर, एनोड पे। तो OH नेगेटिव की इक्वेशन लिख रहा हूं मैं आपको, कैसे लिखनी है। 4 OH नेगेटिव जाएंगे, हमेशा याद रखिए, वो पानी बनाएंगे और ऑक्सीजन बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन कर देंगे लॉस, ये याद रखिए। देखो 4 ऑक्सीजन 2 और 2 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 तो 2 दूनी 4, ये बनाएंगे। क्लियर है कहानी, ठीक है, अच्छी बात है सर। कई बार बच्चे ऐसे भी दे सकते हैं कि ये लो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, AgNO3 सोल्यूशन पानी के अंदर विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, किसके साथ, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ। बताओ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बताओ सिल्वर नाइट्रेट टूटेगा तो Ag प्लस प्लस में NO3 माइनस बनाएगा, पानी टूटेगा तो H प्लस प्लस में OH नेगेटिव बनाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होता है ना उसका भी रोल होता है बच्चे, लेकिन यहाँ पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, क्योंकि इलेक्ट्रोड खुद भी तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। बताइए सिल्वर का इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन यदि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आ जाए तो उस टाइम पे आपको इलेक्ट्रोड कंसीडर नहीं करना, क्योंकि प्लेटिनम ना इलेक्ट्रॉन लॉस करता ना गेन करता। तो बताओ इन दोनों में से कौन रे जीतेगा। तो जब आप इनके डिस्चार्ज पोटेंशियल को देखोगे ना बुक के अंदर, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू तो Ag प्लस की ज्यादा है, तो Ag प्लस रे जीतेगा बच्चे, वो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेगा, Ag। बताओ इन दोनों में से कौन जीतेगा, OH और नाइट्रेट में से, OH और नाइट्रेट में से OH, और OH की मैंने इक्वेशन बताई थी कि 4 OH नेगेटिव क्या बना लेगा, 2H2O प्लस में O2 और प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब ऑक्सीजन बना लेगा। तो ये है बच्चे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ गया हमारे पास, वो है सेल्स एंड बैटरीज। ठीक है, दो तरह की बैटरीज हमारे पास होती हैं, अब दो तरह की सेल्स होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो होती है जो एक बार डिस्चार्ज हो गई तो दोबारा चार्ज नहीं होगी, मतलब उनको रीचार्ज करना क्या है मुश्किल, या वो होगी ही नहीं। सेकेंडरी बैटरीज या सेकेंडरी सेल्स वो होती हैं जो मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं हम लोग, जैसे फ़ोन की बैटरी वगैरह, ये सब रिचार्जेबल है। तो यहाँ पर जो दो सेल लिखी गई है, ड्राई सेल और मरकरी सेल, ये है प्राइमरी सेल, और लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी है, ये है सेकेंडरी सेल। भाई इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस बार बार बैठ कर देख कर रिएक्शंस लिखनी है, इनके रिएक्शंस को करना है याद, कहने का मतलब ये है। ड्राई सेल कहाँ यूज होती है, देखो ये तो दीवार घड़ी होती है, घंटे नहीं होते हैं दीवारों पर, और ट्रांजिस्टर पहले रेडियो वगैरह होते हैं, उसके अंदर जो काले काले रंग का इलेक्ट्रोड निकलता है कार्बन का, वो है ड्राई सेल। एनोड पे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव बनाता है, इसका मतलब इसमें जिंक मिलेगा आप लोगों को। MnO2 का पेस्ट होता है इसके अंदर, ठीक है, वो अमोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके कैथोड का काम करेगा, और Mn2O3 और अमोनिया और H2O बनाएगा। कई बार पूछ लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन कि बताइए अमोनिया का क्या होता है, तो अमोनिया एक्चुअल में ये जो जिंक 2 पॉजिटिव बनता है इसके साथ ना कॉम्प्लेक्स बना लेती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़े थे, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेती है उसके साथ, ठीक है। तो ये ड्राई सेल है, रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी भाई। बटन सेल या मरकरी सेल, नाम से पता चल रहा है मरकरी, तो इसका मतलब इसमें कहीं पर मरकरी का कुछ यूज होने वाला है। बटन सेल इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसकी जो शेप होती है ना वो बटन जैसी होती है, जैसे घड़ियों में नहीं होते हैं सेल, वो बटन जैसे होते हैं वो। तो यहाँ पर जिंक हाइड्रोक्साइड का जो पेस्ट होता है यहाँ पर हमारे पास, उसके साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, पानी बनाता है और इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये एनोड की रिएक्शन है। फिर जो मरकरी है तो इसमें मरकरी ऑक्साइड यूज होगा, तो देखो क्या होगा, इसके जो प्रोडक्ट है ना इसके रिएक्टेंट है, चेक कर लो बस, और इसके जो प्रोडक्ट हैं वो इसके रिएक्टेंट है, तो कुछ बचा ही नहीं आप लोगों को। तो याद ही ये दो चीज करनी है, जिंक और HgO बस, और यहाँ उल्टा कर दो, HgO ऊपर लिख दो, जिंक ऑक्साइड ऊपर आ गया, जिंक का जिंक ऑक्साइड, HgO का Hg बन गया, वही तो काम हो रहा है। तो देखो जिंक प्लस HgO, जिंक प्लस HgO, ZnO प्लस Hg, ये तो इधर आ गई, ये आ गई, और ये आ गई इधर, ऊपर OH नेगेटिव ये नीचे आ गया, नीचे पानी इलेक्ट्रॉन ये ऊपर चला गया, ऐसे याद हो जाएगी आप लोगों को। इसका यूज होता है तो कानों में ये पहले आते थे, ब्लूटूथ वगैरह या ईयरफोन लगाते थे, उनके अंदर आते थे चार्जिंग वगैरह। अच्छा, जो मरकरी सेल है इसके अंदर ना कांस्टेंट पोटेंशियल मिलता है आपको लगातार, इसका पोटेंशियल चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती, या फिर इस रिएक्शन के अंदर इसके जो आयंस हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती, और जब आयंस की कंसंट्रेशन ऊपर नीचे होती है ना तभी पोटेंशियल चेंज होता है, तो इसके अंदर पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये दोनों थी ड्राई सेल में प्राइमरी सेल। फिर आती है लेड स्टोरेज बैटरी,
यहाँ पर डिस्चार्ज की रिएक्शन लिखी गई है। जब लेड स्टोरेज बैटरी हमारी जो घर पे जो इन्वर्टर बैटरी वो डिस्चार्ज होती है तब कौन सी रिएक्शन होती है, तो लेड सल्फेट से रिएक्शन करके लेड सल्फेट बनाते इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये एनोड की रिएक्शन है। फिर लेड ऑक्साइड होता है, उसके अंदर ग्रीड होते हैं लेड ऑक्साइड के, वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है भाई इसके अंदर, याद कर लो H2SO4 होता है इसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड होता है लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर। वो H+ से रिएक्शन करके और इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेता है, लेड सल्फेट और पानी बना लेता है, ये कैथोड की रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन इनको जोड़ने से बन जाएगी, देखो PbPbO2, सल्फेट 2 बार आ गया तो सल्फेट 2 बार आ गया, 4H+, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कैंसिल, PbSO4 2 बार आ गया, पानी आ गया, ठीक है। अब यदि आपको पूछ ले रिचार्ज की रिएक्शन, तो इनको उल्टा कर दो बस, ये रिएक्ट प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट बन जाएंगे, लेकिन एनोड कैथोड बन जाएगा उस टाइम पे। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट बन जाएंगे, कैथोड क्या बन जाएगा, एनोड। ये है बच्चे निकल कैडमियम बैटरी, ठीक, जिसमें कैडमियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इलेक्ट्रॉन करता है लॉस। फिर निकल ऑक्साइड का पेस्ट होता है, इसमें से सेम वही तरीका है भाई, यहाँ पर भी, यहाँ OH नेगेटिव तो यहाँ पर OH नेगेटिव आ जाएगा नीचे, यहाँ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, ठीक है। ये आपको याद करनी है, 2 तरह की सेल बैटरीज है हमारे पास। फिर आता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है, जहाँ पर हमें ना 2 चीज़ें मिल रही है, उसे एक तो फ्यूल भी मिल रहा है और उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मिल रही है हमसे, तो वो फ्यूल सेल है। इस फ्यूल सेल का यूज होता है अपोलो मिशन, जैसे ये जो एस्ट्रोनॉट वगैरह नहीं जाते स्पेस के अंदर, वहाँ पर इस फ्यूल सेल का ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो अपोलो मिशन के अंदर जो फ्यूल सेल यूज हुई थी वो H2O2 फ्यूल सेल थी भाई। कौन सी फ्यूल सेल है, H2O2, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखो हाइड्रोजन जलेगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो पानी बनाएगी, तो ये एक रिडोक्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बच्चे, ये रिडोक्स। अब इसमें 2 फायदे हैं, एक तो यहाँ से एनर्जी भी मिल रही है जलने से, और ये रिडोक्स रिएक्शन है तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ले सकते हैं। और तीसरा इसका जो प्रोडक्ट है ना वो पानी है, मतलब जो एस्ट्रोनॉट वगैरह वो पानी पी भी सकते हैं इससे। तो इसमें होता क्या है, H2 रिएक्ट करेगा OH नेगेटिव के साथ तो वो पानी बनाएगा, फिर वो पानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो देखो इसके रिएक्टेंट इसके प्रोडक्ट हैं, ठीक, इसके प्रोडक्ट इसके रिएक्टेंट है, पानी दोनों में कॉमन है, ये ओवरऑल रिएक्शन है ये। तो ये थी फ्यूल सेल। तो ये था भाई हमारे पास चैप्टर हमारा कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आपको ज़रूर बताना है कि ये वीडियो लेक्चर कैसे लगा, गो टू कमेंट सेक्शन। और एक काम जो आप नहीं करते हैं वो करना चाहिए आप लोगों को, ये वीडियो लेक्चर करिए आप शेयर, ठीक। आसपास हम देखिए जो ये वीडियो लेक्चर्स हैं ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप में से कोई नरवाना या नरवाना के आसपास एरिया से है तो वो हमारे ऑफलाइन सेंटर अर्जुना क्लासेस को भी विजिट कर सकता है। मतलब डे टाइम में अभी क्लासेस चल रही है रिवीजन की, तो टाइमिंग रहती है 10 AM सुबह के 10 बजे। तो आप में से यदि कोई करना चाहता है ऑफलाइन हमें ज्वाइन, नरवाना के आसपास से है और हम नरवाना हमें हमारा सेंटर है, तो वो कमेंट में ज़रूर बता सकता है, हमसे अपना एड्रेस प्रॉपरली वो ले सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।